मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने गैस टरबाइन का इंट्रोडक्शन देखा और कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे थे। हम लोग आज क्या करेंगे कि उस फॉर्मूले में और आगे देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलने वाली है फॉर्मूले के थ्रू। कल हम लोगों ने एक साइकिल बनाई थी, टीएस डायग्राम, हम सिर्फ इससे बनाते हैं। टीएस डायग्राम किससे बनाते हैं? ये बार-बार बनाने का मतलब ये होता है कि आपको ये एटलीस्ट एक तरह से याद ही हो जाए कि ये क्या है। आपको ये बार-बार कहीं कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे बनता है इसका डायग्राम, क्योंकि जो बच्चे इसको उल्टा बना देते हैं, मतलब इधर से ऐसे बनाते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो इससे वो आपका गैस टरबाइन का कॉन्सेप्ट जो आपका कंप्रेसर था, वो उसमें भी कंप्रेशन चैम्बर था, वो उसमें ठीक है। तो फॉर्मूलास सारे लिख लिए थे। आप लोग एक चीज और देखते हैं 3 और 0.4 1 और 2 पे मैंने बोला था कि आपको टेंपरेचर निकालना है। सारे पॉइंट्स पे आपको टेंपरेचर कैलकुलेट करना है, सेम एज जैसे आप एंथैल्पी कैलकुलेट करते थे रैंकाइन साइकिल के लिए। पर बात क्या है कि आप रैंकाइन साइकिल के लिए एंथैल्पी जो कैलकुलेट करने के लिए स्टीम टेबल यूज करते थे, बट यहाँ पर स्टीम टेबल जैसी कोई चीज नहीं यूज कर रहे हैं। तो जो आइसोट्रोपिक प्रोसेस होता है, चाहे 1 से 2 या 3 से 4, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा। मैं उसको लिख देता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं होगा तो फिर हमारे लिए टेंपरेचर की वैल्यूज निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे और याद रखें कि ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, या फॉर्मूला जिसमें पढ़ चुके हैं, इसको बहुत अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1 से 2 के बीच में टेंपरेचर निकालने के लिए 3 से 4 में टेंपरेचर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि 1 पे आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन गिवन होगी, 3 आपकी टरबाइन इनलेट कंडीशन होगी, टरबाइन की इनलेट में कंडीशन गिवन होगी। तो ये दोनों वैल्यू होने की वजह से हमारे पास 4 और 2 पे वैल्यू निकालनी बचेगी बस। हम क्या करते हैं कि 1 पता है, 2 पता करने के लिए प्रेशर रेशियो की जरूरत होगी। सिमिलरली 3 पता है, 4 पता करने के लिए प्रेशर रेशियो की जरूरत होगी। आइडियल कंडीशन में जो प्रेशर रेशियो यहाँ पर होगा, अगर हम इसे P हायर माने और इसको P लोअर माने, तो जो प्रेशर यहाँ पर होगा रेशियो, वही प्रेशर रेशियो यहाँ पर मानेंगे। आइडियल कंडीशन में हम मान रहे हैं, वरना कुछ ना कुछ लॉस होता है जिसकी वजह से कुछ प्रेशर ड्रॉप भी होता है। तो अभी हम मानते हैं कि आइडियली और एक और प्रेशर ड्रॉप सेम है, यहाँ पर भी इक्वल होगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है। गामा की वैल्यू एयर के लिए आपको पता है क्या होती है, 1.4। इसके अलावा कोई और भी वैल्यू होगी, गामा है क्या, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, Cp अपॉन Cv। तो ये जो वैल्यू होती है, अगर 1.4 के अलावा एयर के अलावा कोई और गैस का यूज आपको बताया जा रहा है जिसमें एयर का यूज होगा, उसमें कुछ और गैसेस मिक्स होंगी, तो गामा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको अलग से दी जाएगी कि वो कितनी है। तो ये वो फार्मूले हैं जो T1 T2 T3 T4 पे टेंपरेचर निकालने में मदद करेंगे। ठीक है। चलिए मैं आपको और छोटी सी चीज दिखाता हूँ। कल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी का। कौन सा फार्मूला था? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन R3 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन। इस फार्मूले को देखिए, क्या आप कुछ कंफ्यूज कर पा रहे हैं? You have to think first that you are concluding anything. इस फॉर्मूले से आप कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं? देखिए इस फॉर्मूले में देखिए, ये सिंपल गैस टरबाइन के लिए जो ब्रेटन साइकिल बताया था उसका फॉर्मूला है। ठीक है। क्या बता रहे हैं इसमें? एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द
efficiency depends upon the pressure ratio. Pressure ratio इसमें और कोई टर्म नहीं है, गामा तो आपके कांस्टेंट हो गया ना, एयर अगर है तो 1.4 तो कांस्टेंट हो गया। अगर हम 1.4 माइनस 1.4 करेंगे, इसकी वैल्यू याद रखें 0.2857। हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है जल्दी करने के लिए। तो अगर 1.4 दिया तो डायरेक्टली पावर 0.2857 लिख सकते हैं। तो बचा क्या, ये तो वैल्यू 0.2857 कांस्टेंट हो गई। अब बचा क्या, आरपी। आरपी क्या है, प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो क्या होगा भाई, तो प्रेशर रेशियो जो गैस सेगमेंट में वैरी कर सकता है, ये यहां वैरी कर सकता है, यहां वैरी कर सकता है। तो जो प्रेशर रेशियो वैरी करेगा, उस प्रेशर रेशियो की वजह से एफिशिएंसी में चेंजेस आ सकते हैं। यानी कि फार्मूले से अगर देखें तो अगर हम प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अगर हम प्रेशर रेशियो बढ़ाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर रेशियो then efficiency is also increases। ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्या इसको बढ़ा देंगे, क्यों ऐसा देखिए पूरी ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, जितनी छोटी होगी ये वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। पर क्या ऐसा हो सकता है, एक समय ऐसा आ गया जब इसकी एफिशिएंसी इसको नल कर दे, ये वैल्यू खत्म कर दे पूरी तरह से, तो 1 आ जाए, इस 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है। गैस सेगमेंट की एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी 50% से भी कम हो जाती है। 50% से कम मतलब 1 माइनस 1/2, ये वैल्यू 1/2। अब आपको बताइए क्या 1/2 अगर मान रखें और ऐसा कुछ हो जिससे एफिशिएंसी 70% 90% ऐसे आने लगे, ये पॉसिबल है नहीं। गैस टरबाइन के केस में 90% पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका कंप्रेसर भी कुछ पावर कंज्यूम कर रहा था किससे, टरबाइन से। तो एक ग्राफ ड्रॉ करने को देखा यहाँ पे सिस्टम के सारे हमने एक्सपेरिमेंट वैल्यू दी और फार्मूले को वैलिडेट करने की कोशिश की कि क्या एफिशिएंसी सिस्टम की कंटीन्यूअसली इंक्रीज होगी। तो एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, दो ही पैरामीटर है, एफिशिएंसी और आपकी प्रेशर रेशियो। हमने प्रेशर रेशियो लिया और यहाँ पर हमने एफिशिएंसी लिया। तो हमको कर्व मिला, तो कर्व हमको इस तरह मिलता है, ठीक है, कर्व हमको इस तरह मिलता है। क्या है ये कर्व, ये कर्व जो है, ये कर्व जो है गामा के कर्व में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। गामा इज 1.2, गामा इज 1.5, गामा इज 1.6, इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। बट देखिए अगर फार्मूले में देखते हैं तो फार्मूले में क्या हो रहा है, फार्मूले में जैसे जैसे प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर रहा है वैसे एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे प्रेशर रेशियो, ये आपको एक्स एक्सिस दिखने नहीं, प्रेशर रेशियो लिखा है। अगर जैसे जैसे एक सेकंड में देख रहा हूं आपको, प्रेशर रेशियो दिखा नहीं, अभी भी नहीं। आई होप आप दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। लेकिन कब तक, ऐसा कब तक होगा कि एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी? क्या सिस्टम हमारा हमेशा एफिशिएंट रहेगा अगर प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमारा सिस्टम एफिशिएंट नहीं होता है। तो वो देखते हैं कब क्या होता है, जब प्रेशर रेशियो बढ़ाते जाते हैं तो एक सिचुएशन आती है जब वो मैक्सिमम होता है। अप्रॉक्स 8 बार 8 प्रेशर रेशियो 9 प्रेशर रेशियो के अप्रॉक्स ये मैक्सिमम मिलता है। देन आफ्टर हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे मैथमेटिकली तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, नो डाउट। मैथमेटिकली प्रेशर रेशियो इंक्रीज करने पे एफिशिएंसी विल आल्सो इंक्रीजेस, बट देयर इज सम लिमिटेशंस विद गैस टरबाइन। क्या
एक सर्टेन लिमिट के बाद इस प्रेशर रेशियो को बढ़ा नहीं सकते। गैस टरबाइन की अपनी लिमिटेशंस होंगी, जिसकी वजह से एक प्रेशर रेशियो के बाद एफिशिएंसी डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। तो अपने ये ग्राफ का इसको ड्रॉ करना है और ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें इस ग्राफ में आपको कुछ और देखने को मिलेगी। प्रेशर रेशियो बढ़ा देते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देखिए प्रेशर रेशियो बढ़ा है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्रेशर रेशियो बढ़ा है, एफिशिएंसी बढ़ गई, फिर प्रेशर रेशियो बढ़ा है, एफिशिएंसी बढ़ गई। यानी ये हो रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। गामा के साथ क्या होगा, गामा इंक्रीज कर रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है। इट मींस इस पूरे फॉर्मूले और ग्राफ से हमें ये देखने को मिला क्या आरपी इंक्रीज करेंगे या गामा इंक्रीज करेंगे, इस पूरे को किसी को भी इंक्रीज करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, either we have to increase pressure ratio or ratio of specific heat, वो हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज। चलिए तो फिर हमारा जैसे जैसे प्रेशर रेशियो इंक्रीज किया या स्पेसिफिक हीट की रेशियो इंक्रीज किया, वैसे वैसे हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज किया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं और क्या है। इसके बाद मैंने आपको टर्म बताया था, इसके बाद मैंने आपको टर्म बताया था वो था स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको राइट हैंड साइड में स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन बताया, क्योंकि वहां स्टीम थी, यहाँ पर फ्यूल है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ये क्या है, तो पहले स्टीम वाला रिवाइज करते हैं कि वो क्या है। ये क्या है, द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट नेट वर्क आउटपुट। सिमिलरली वहां स्टीम था, यहाँ पर फ्यूल हो गया है। फ्यूल मतलब जो हमारा एयर गैस का मिक्सचर होगा, जो कंबशन होने वाला था वो फ्यूल की वजह से होगा, इसलिए हम उसे स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का नाम देंगे। उसका नाम हो गया है फ्यूल, जिसकी वजह से अब जो फॉर्मूला होगा वो बदल जाएगा। और लैंग्वेज जो स्टीम में यूज करते हैं वो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कर देंगे। इट मींस इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नेट किलोवाट आउटपुट। S F C equals to M dot F upon M dot A, sorry, mass flow rate of fuel required to produce net kilowatt per hour। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना, बट मैंने आपको बताया था कि हम पावर को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या बन गई, पावर W, यानी कि 1/, एयर फ्यूल रेशियो का MF into W net, सॉरी SFC। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के लिए। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के लिए। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या कि ये केजी पर किलोवाट आवर में जनरली क्वेश्चन रहता है, केजी पर किलोवाट आवर। दैट्स व्हाई वी हैव 3600 मेंशन कर दीजिए किस यूनिट लाने के लिए, केजी पर किलोवाट आवर। ठीक है, केजी पर किलोवाट आवर में लाने के लिए हम इस वैल्यू को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एयर रेट क्या है, जैसे वहां पर हीट रेट था वैसे यहाँ पर एयर रेट आएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा,
फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भूलिएगा मत, क्या कहते हैं, लिखा रहेगा थोड़ा देखेंगे सबको याद रहेगा। It is the mass flow rate of air required to produce net kilowatt per output. Air rate is equals to air rate is equals to mass flow rate of air required to produce net kilowatt per output, यानी power is equals to m dot a, power को क्या लिख सकते हैं, m dot a w net कैंसिल आउट is equals to 1 upon w net, यानी कि air rate is equals to 1 upon w net। तो फॉर्मूले पे कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की वैल्यू आती थी 1 by w net, यहां एयर रेट की वैल्यू आ रही है, वहां पर हीट रेट की वैल्यू 1 अपॉन एफिशिएंसी होती थी, यहां पर एयर रेट की वैल्यू 1 अपॉन w net हो रही है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले में भी ये ध्यान रखिए कि 3600 मल्टीप्लाई होगा पर किलोवाट आवर के बराबर, 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जो किलो पर किलोवाट आवर में पूछेगा, ठीक है। तो हमको 3600 का मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। वर्क रेशियो क्या होता है, वर्क रेशियो क्या है, नेट वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। नेट क्या कर रही है हमारे पास, टरबाइन माइनस कंप्रेसर डिवाइड बाय पॉजिटिव वर्क, टरबाइन देता है टरबाइन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अप्रॉक्स 60 to 80%, 40 to 60%, 40 to 60% के रेंज में आती है। वर्क रेशियो, अब आपसे पूछा जाए बैक वर्क रेशियो बताइए, ये वर्क रेशियो है, बैक वर्क रेशियो बताइए क्या होता है, ये वर्क रेशियो था, ठीक है। बैक वर्क रेशियो क्या होता है, बैक वर्क रेशियो क्या होता है, 1 माइनस वर्क रेशियो। कुछ भी और याद करने से अच्छा है कि आप इसको याद करके किसी एक को दूसरे को निकाल लीजिए। अब इसका एक रास्ता ये है कि आप इसको 1 माइनस करें और कन्वर्ट करके लिखें, कोई फायदा नहीं है, एक याद करिए, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमको एक क्वेश्चन में ये देखने को मिल रहा है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर हो सारे जगह पे, तो हम कुछ भी और निकालने के लिए फिर से वैसे ही मौजूद है जिस तरह से रैंकाइन के लिए थे। रैंकाइन में हमें सारी एंथैल्पी चाहिए थी और इसमें हमें सारे पॉइंट पे टेम्परेचर चाहिए होगा, क्यों, टरबाइन 3 और 4 के लिए, कंप्रेसर 1 और 2 के लिए, यानी अगर हमें हर पॉइंट पे टेम्परेचर नो है, देन हम गैस टरबाइन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कोई वैल्यू दी रहती, सपोज ये आपको 1200 दिया रहता, अच्छा एक चीज हम देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। जैसे स्टीम टरबाइन की अपनी लिमिटेशन थी
कि वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर बिहेव नहीं कर सकता था, वैसे गैस टरबाइन के साथ भी ऐसा होता है कि वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर बिहेव नहीं कर सकता है। ठीक है, टरबाइन इनलेट टेम्परेचर कितना हो सकता है? तो ये स्टीम टरबाइन में हमने देखा था 550 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अगर हम यहाँ पर ये देखें गैस टरबाइन के केस में, गैस टरबाइन हमारा 550 ना होकर के और ज़्यादा दे सकता है। तो हमारे पास जो थर्मोडायनामिकली कंस्ट्रेंट्स थे वो अब रिमूव हुए हैं काफी हद तक। वो 1300 डिग्री से 1300 केल्विन 1400 1600 केल्विन तक भी आज की डेट में अवेलेबल है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें यहीं पे मिलेगा टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, जैसे कि रैंकाइन में मिल रहा था मैक्सिमम टरबाइन इनलेट टेम्परेचर लिखा पूरे साइकिल का, वैसे यहाँ पर भी साइकिल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो टरबाइन इनलेट टेम्परेचर ही होगा। तो क्वेश्चन में अगर आपसे बोलता है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, इट मींस कि वो आपसे टरबाइन इनलेट टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में जब भी बोलेगा कि वैल्यूज को किस तरह से मैनिपुलेट करके बोलना चाह रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये तो इनलेट की कंडीशन है इसमें कंप्रेसर की, और वो टरबाइन की इनलेट की कंडीशन। तो दोनों इनलेट कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में दिए रहते हैं, ये और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों इनलेट कंडीशन हमें दिए रहते हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये जो हमारे कुछ गैस टरबाइन होते हैं उसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, क्या है डिसएडवांटेजेस? जैसे कि पहली बात तो ये मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा है, तो ये साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली हो जाती है, काफी बल्की हो जाती है। एब्सोल्यूट लीक प्रूफ बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक कभी-कभी ये जो वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम करता है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, मींस लीक प्रूफ नहीं बन पाता है। और चूंकि बहुत ज़्यादा बल्की होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस्टली भी होता है, और इसको इसलिए जेट प्रोपल्शन में यूज होता है। एयरक्राफ्ट में इसको यूज नहीं कर सकते, एयरक्राफ्ट में कोई यूज कर पाते हैं क्योंकि बल्की होने के कारण हम इसे एयरक्राफ्ट में यूज नहीं करते हैं, सिस्टम हमारा काफी बल्की होता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कुछ और चीजें होंगी। अभी और चीजें नहीं देखते हैं, टाइम हमारे पास है थोड़ा सा। क्या करते हैं, कम्बशन चैम्बर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, कम्बशन चैम्बर देख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला में चाहिए जरूरत है, सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। Combustion chamber. In open cycle gas turbine, fuel is mixed with air, and under load condition, the energy released by burning of fuel should be exactly equal to enthalpy line of gas. Combustion chamber में आपको बनाना है, ठीक है? Combustion chamber लिखा, इसमें mass of air ये मैंने 2 पॉइंट दिया था, मास ऑफ एयर जो कराया इस पे Cp का स्पेसिफिक हीट हो गया और T2 हो गया टेम्परेचर दिया। यहाँ हमने कुछ फ्यूल ऐड कराया था, m डॉट f मान लेते हैं, हमारा क्या मिलेगा m डॉट a प्लस m डॉट f मिलेगा, m इधर से m इधर से दोनों मिलके m मिलेगा। अब Cp G लिखेंगे और ये पॉइंट B था तो T3 कर देंगे। यही है ना हमारा जो साइकिल हमने बनाई थी, कंप्रेसर कम्बशन चैम्बर गैस टरबाइन कूलर का। तो Cp A लिखा है क्यों? स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, फ्यूल के साथ मिला तो Ma plus Mf Cpg into T3 at multiply increase temperature at exit rate। तो अगर आपको
एक्चुअली हीट की लाइन एल्फी तो ज्यादा बेटर है, बट ठीक है, टेम्परेचर राइज होगा। अब बात ये आती है कि ये तो वो फार्मूला हो गया जो आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। इसको एग्जैक्ट किस टर्म में लिखेंगे तो आपको पता है फार्मूला ये भी होता है, कौन सा, m डॉट f cv, कैलोरीफिक वैल्यू और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। ठीक है, चलिए तो एक फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि हमको इसी का एनर्जी बैलेंस करना है। एनर्जी बैलेंस करके इसी का मान लेते हैं कंबशन चैम्बर एफिशिएंट 100% नहीं है, सपोज 30% है, 20% है, देन उस केस में क्या करेंगे, m डॉट f लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इनटू कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी प्लस m डॉट a cca P2 is equals to m dot a plus m dot f CPV P3। देखिए इनलेट को दोनों तरफ से इनलेट को हमने सम कर दिया और आउटलेट के बराबर किया है, यानी कि जितनी एनर्जी इन थी उतनी एनर्जी आउट हो रही है। ठीक है, mf LCV into combustion chamber की efficiency plus ma cpa T2 is equals to ma plus mf cpg T3। ये एग्जैक्ट फार्मूला है जो हर बार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपसे अप्रॉक्स फार्मूले के आंसर होते हैं, वो फार्मूला लिखिए m dot f LCV efficiency of combustion chamber m dot a CPA T3 minus T2। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, उसका रीजन ये है कि जब साइकिल बनाते हैं ना, एयर और फ्यूल मिक्स हो रही है, बट क्वेश्चन में आइडियल कंडीशन दे देता है जिस केस में CPA यहाँ पर भी रखते हैं और CPA यहाँ पर भी मानते हैं, मतलब हम इन दोनों को कांस्टेंट मानते हैं। आइडियल कंडीशन में हम इसको चेंज नहीं करते हैं, Ma plus Mf को जोड़ के Mg नहीं बनाते हैं, हम मान लेते हैं कि एयर ही मिला है और एयर ही इन किया था और एयर ही आउट करेगा, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, इतना तो हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज पूछता है, जैसे हमने कंबशन चैम्बर की बात की ना, कंबशन चैम्बर के अलावा आपसे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज पूछता है। मतलब ये सपोज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज जो होती है ना, वो गैस टरबाइन में और कंप्रेसर में क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस चलाई गई, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आइसेंट्रोपिक लाइन है, E और E S डायग्राम है। ठीक है, साइकिल हमारी क्लॉकवाइज घूमेगी। ओके, कंप्रेसर अगर 100% एफिशिएंट है तभी ये लाइन स्ट्रेट होगी, अगर टरबाइन 100% एफिशिएंट है तभी ये लाइन स्ट्रेट होगी, आइसेंट्रोपिक होगा। अगर एफिशिएंट 100% नहीं है, 90% है, सपोज 90% एफिशिएंट है, 10% कुछ लॉस हो रहा है, तो लॉस होने की वजह से सिस्टम रिवर्सिबल हुआ होगा, यानी कि उसमें एंट्रोपी इंक्रीज हुई होगी। इसीलिए लाइन इस साइड शिफ्ट करेगी, ना कि इस साइड। कुछ बच्चे इधर बनाते हैं, एंट्रोपी उल्टा नहीं, एंट्रोपी बढ़ेगी, इसलिए आगे की साइड में। सिमिलरली टरबाइन के केस में एंट्रोपी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो वो लोअर डैश यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला निकालना हम क्या करेंगे, कंप्रेसर का पहले देख लेते हैं, यहाँ कैसे करेंगे, दोनों में कौन सा होता है, क्योंकि एक में आइसेंट्रोपिक अपॉन एक्चुअल होता है, एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक होता है, एक्चुअल अपॉन क्रिटिकल, एक क्रिटिकल अपॉन एक्चुअल।
तो कंफ्यूजन रहता है कि हम इसे याद कैसे करें। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला, क्या, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला। देखिए कौन सा बाहर वाला है कौन सा अंदर वाला है। जो साइकिल के अंदर है वो अंदर है, साइकिल के बाहर है वो बाहर है। कंप्रेसर के लिए बाहर कौन सा है, ये बाहर होगा, यानी कि T2 माइनस T1। अंदर कौन सा है, T2 डैश माइनस T1। सिमिलरली टरबाइन के लिए कौन सा है, बाहर T3 माइनस T4 डैश। अंदर वाला कौन सा है, T3 माइनस T4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था जिससे हम क्या करेंगे, T4 डैश एंड T2 डैश की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी फॉर्मूले पे एंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे इस फॉर्मूले के यूज से और क्या कर सकते हैं, साथ में ये भी देखेंगे कि गैस टरबाइन की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। गैस टरबाइन की एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें वर्क आउटपुट अधिक मिल जाए या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए या ये सप्लाई कम हो जाए, तो फायदा क्या होगा, अल्टीमेटली एफिशिएंसी इंप्रूव करना। तो तीन प्रोसेस होते हैं, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और सुपर रीजनरेशन। तो जो आपके तीन प्रोसेस होते हैं, इन तीन प्रोसेस की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस इस साइकिल में और आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही ओवर करते हैं और नेक्स्ट हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम लोग एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए और आगे देखेंगे। ठीक है, ओके।